हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं फंक्शन का लेक्चर 12। इसके पहले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में दिया था। आई होप सो कि सारे लोग क्वेश्चन बना लिए होंगे। सारे लोगों को क्वेश्चन बना लिए होंगे और सबका आंसर हमने दे भी रखा था। तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी हुई होगी बनाने में। और वैसे अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमने सेकेंड वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। कहीं किसी को डाउट्स वगैरह हो तो उस व्हाट्सएप के थ्रू आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ सकते हो और टाइम मिलने पे मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो इसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को ना हम लोग आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें मैं पहले ही बता रखा हूं जितना ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। सो ओके, लेट मी स्टार्ट। कुछ एक टाइप के क्वेश्चन को और हम लोग करते हैं। जैसे सपोज करो कि हमने बोल दिया सॉल्व greatest integer of x into greatest integer of y that is equal to greatest integer of x plus greatest integer of y for all x y belongs to R। मतलब x और y के सारे वैल्यू के लिए मेरे को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं ना। तो आपके पास यहाँ पर दिमाग में ये रखना है कि मेरे पास इक्वेशन एक है और वेरिएबल दो है। मुश्किल तो होगा सामना करना। आपने पढ़ा भी होगा सर, जितना इक्वेशन दो उतना वेरिएबल दो तो बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मेरे पास इक्वेशन एक और वेरिएबल दो है ना, तो कुछ आपका ऑब्जर्वेशन चलेगा। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या चलेगा कि अगर मैं सॉल्यूशन में बोलूं कि सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, इसको इस साइड ले लो, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू हमारे पास 0 हो गया है ना। अब इक्वेशन के दोनों तरफ ना 1 1 मैं ऐड कर देता हूं। ध्यान देना बच्चे, 1 और इधर भी 1 ऐड कर देता हूं। मैथ्स में तो ये प्लस पॉइंट है। क्या कहीं भी किसी भी स्टेप में कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों तरफ ऐड कर दो। जहां ना समझ में आए, प्रूफ करना हो LHS इक्वल टू RHS, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 0, LHS इक्वल टू RHS। ऐसा मत करना। मैं जो कर रहा हूं ये नहीं कि LHS इक्वल टू RHS होगा दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा बोल के मत करना। आई एम जस्ट जोकिंग राइट नाउ। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों तरफ +1 कर देते हैं और यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कॉमन कर लेते हैं। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y -1 आ गया। इस दोनों में -1 कॉमन कर लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y -1 आ गया इक्वल टू 1। यहां से मेरे पास दो फैक्टर आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y -1 इक्वल टू 1। अब यहां से मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन यहां पे लेके चलना पड़ेगा कि ये दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 1 चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होगा, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होगा। मतलब ये दो इंटीजर का प्रोडक्ट 1 कब होगा, तो मैं बोलूंगा अक्सर ये पॉसिबल तभी है जब ये 1 हो जाए और ये 1 हो जाए। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर पॉसिबल तभी है जब ये -1 हो जाए और ये भी -1 हो जाए। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं जाएगा। इसका मतलब दोनों केस को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। केस फर्स्ट, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 इक्वल टू ले लेते हैं 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y -1 इक्वल टू ले लेते हैं 1। तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 2 कहने का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो 2 से 3 के बीच में। सेम सिचुएशन यहां पे भी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 2। तो y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो मैं बोलूंगा 2 से 3 के बीच में। इस तरीके से हमारे पास x और y का जो वैल्यू आ गया 2 से 3 के बीच में। ये हमने केस फर्स्ट को डिस्कस किया है, ध्यान देना सारे लोग। अब आइए लेके चलते हैं इसी में केस सेकंड। तो हम लोग ऐसी बात करते हैं, ध्यान देना केस सेकंड में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 इक्वल टू ले लिया मैंने -1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y -1 इक्वल टू मैंने ले लिया -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू आ गया 0 एंड टू से कि x का वैल्यू जो हमारे पास होगा 0 से 1 के बीच में। सेम सिचुएशन इसके साथ भी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा 0, तो y का वैल्यू हो जाएगा 0 से 1 के बीच में। तो हम लोग यहां से x का क्या क्या वैल्यू हमारे पास आया, x और y का, तो हम लोग बोलेंगे x y बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन। हमारे पास इसके पहले हमारे पास क्या आ गया था कि x y बिलोंग्स टू आई थिंक सो 2 to 3। इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि xy का वैल्यू 0 से 1 होगा और xy का वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं।
जैसे सपोज करो कि अगर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन ये दे दिया कि इफ एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शन प्लस एक्स प्लस हमारे पास हो जाएगा एक्स बाई 1 प्लस 2x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शन प्लस ये आगे बढ़ेगा अप टू हमने दे दिया आपके पास x प्लस एक्स बाई हमने दे दिया 1 प्लस 99x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट का दे दिया फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैंने बोल दिया देन फाइंड f ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ध्यान देना ये फ्रैक्शनल पार्ट है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। मेरे को f ऑफ रूट 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू पता करना है। f ऑफ रूट 2 तो मेरे पास एक छोटा सा से एक जरिया है। f ऑफ रूट 2 एक तो बहाना है बोल सकता हूं मैं। एक्चुअली हम लोगों का टारगेट ये है ना कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना। एक बार ध्यान देना, तो याद करो तो इसके पहले के पहले लेक्चर में हमने थोड़ा सा बताया था, ध्यान देना, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई का वैल्यू अगर मेरे को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सर कोई प्रॉपर्टी भी आपने बताया नहीं है, तो बिल्कुल फ्रैक्शनल पार्ट का हम लोग डेफिनेशन ही यूज करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट का जो मीनिंग था उसको यूज करेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई इक्वल टू होता है हमारे पास, याद करो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है। तो इसका वैल्यू बोल सकते हैं ना कि x प्लस आई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई बोल देंगे ना हम लोग। और यहाँ पे एक बात ध्यान में ये रखना है, आगे मैं पढ़ाऊंगा कि x प्लस a का जो ग्रेटेस्ट होगा ना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस a होगा अगर a का वैल्यू इंटीजर होगा। मतलब ग्रेटेस्ट के अंदर किसी भी इंटीजर का समेशन और सब्ट्रैक्शन होगा ना तो एज पर रिक्वायरमेंट आप उस इंटीजर को ग्रेटेस्ट के बाहर कर सकते हो। तो आप बताओ इस प्रॉपर्टी को अगर ध्यान में यहां पर रखा जाए तो x प्लस आई माइनस, अगर मैं बोल दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, आई को बाहर निकालेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस आई, ये और ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दैट इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर का सब्ट्रैक्शन हो या इंटीजर का एडिशन हो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, ये पूरे का वैल्यू जब भी होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर ही होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए तुम बताओ कि ये तो ओवरऑल हमारे पास एक इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, अंदर कुछ भी होगा तो इंटीजर ही, तो इंटीजर होगा तो ये पूरे का वैल्यू जो होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा बाय प्रॉपर्टी दिस वन। उसी तरीके से ये भी हमारे पास एक इंटीजर होगा तो x प्लस इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू भी हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। मतलब मैं बोलूं सर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं ना यहां पर है कि जो हमारे पास इस एक्सप्रेशन का ओवरऑल जो वैल्यू हमारे पास आ गया एफ एक्स इक्वल टू ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, तो ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा, ये भी हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा। तो कितनी बार हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आएगा, तो ध्यान देना ना कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 हमारे पास 99 तक गया, तो यहां से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे ना तो 99 तक होगा, लेकिन अगर मैं इसको लेकर चलूंगा तो अप टू ये 100 टर्म्स होगा। आई बात समझ में ना। तो हमारे पास यहां से बोल सकते हैं कि इक्वल टू कितना हो गया 100 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये हमारे पास एफ एक्स आ गया। अब जिसका मर्जी वैल्यू उसका मर्जी वैल्यू निकाल लो जो बोले। आई मीन तो से कि पहले एफ ऑफ रूट 2 निकाल लेते हैं सर, तो 100 इंटू रूट 2 का फ्रैक्शनल पार्ट है कि नहीं है, तो रूट 2 का फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हम लोग क्या बोल दे बताओ 100 इंटू कितना रूट 2 का फ्रैक्शनल पार्ट, रूट 2 का वैल्यू 1.414, उसका फ्रैक्शन क्या 0.414, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 41.4 हमारे पास आ जाएगा। तो एक्चुअली वी हैव टू फाइंड तो स्क्वायर रूट ऑफ आई मीन टू से एफ ऑफ रूट 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 41.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोले तो हमारे पास 41। मतलब यहां में मैं ना यही बात बताना चाह रहा हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर इंटीजर का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो पूरे का वैल्यू जब भी होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर ही होगा। इट शुड बी रिमेंबर, मैं बार बार बोल रहा हूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के अंदर किसी भी इंटीजर का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो पूरे का वैल्यू वही होगा जो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू होगा। मतलब इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन से फ्रैक्शनल पार्ट के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनपुट में हमारे पास हो। मैं बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना। तो इसी पे एक क्वेश्चन आप लिख लो, आप क्वेश्चन कर लेना, एक छोटा सा लिख दे रहा हूं मैं, घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
ओके, इसमें एक बेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन को आप घर पे कर लीजिएगा। इसका मैं सारे का इसका आंसर में दे रहा हूं। इसका ऑप्शन जो ABCD चारों होगा, ये ध्यान देना, ठीक है। लिख लिए क्वेश्चन। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में। अब हम लोग ना ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पे बेस्ट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम लोग। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोलूं प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस a इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस a इफ a बिलोंग्स टू इंटीजर, जो भी हमने बताया था आपको याद करो कि ग्रेटेस्ट के अंदर इंटीजर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग उस इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं। बच्चा मेरा ध्यान देना सारे लोग। चलो, तो प्रूफ करने का सबसे आसान सा तरीका यही है। ग्रेटेस्ट के अंदर x हमारे पास है, एक वेरिएबल होगा तो आप उसको i प्लस f मान लेना, x का वैल्यू को। ग्रेटेस्ट के अंदर वेरिएबल अगर एक है, वन वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट के अंदर वेरिएबल x है तो x को हम लोग i प्लस f मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? क्योंकि x का वैल्यू इंटीजर और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? अगर दो वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास होगा तो i1 प्लस f1, i2 प्लस f2, 3 वेरिएबल से उसी तरीके से, 4 वेरिएबल से उसी तरीके से आप मान कर करके आप आगे बढ़ जाना। तो हम लोग लेके चलते हैं, लेट x इक्वल टू i प्लस f वेयर f लाइज बिटवीन 0 to 1। देखो LHS में हमारे पास क्या आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस a है, x का वैल्यू पुट कर देते हैं i प्लस f प्लस a हमारे पास आ गया। इसको हमारे पास इंटीजर को हमने एक साथ कर दिया प्लस f। अब ध्यान दो, i हमारे पास इंटीजर है, a भी हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर प्लस इंटीजर का वैल्यू इंटीजर होगा और इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट का वैल्यू आपने पढ़ रखा है i प्लस a होगा। पढ़ रखा है ना, मैंने पढ़ा भी रखा है ना आप लोगों को। ओके, अब हम लोग लेके चलते हैं RHS। तो RHS में क्या है हमारे पास है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस a, x का वैल्यू पुट कर दो, i प्लस f का ग्रेटेस्ट प्लस a, i प्लस f का ग्रेटेस्ट i होता है i प्लस a। यहां पर बोल सकते हैं ना देयरफॉर LHS इक्वल टू क्या, RHS। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी हमारे पास हो गया। इस आइडेंटिटी का प्लस पॉइंट बस इतना ही है, मैं ध्यान देना बार बार बोल रहा हूं कि ग्रेटेस्ट के अंदर अगर इंटीजर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होना तो उस इंटीजर को आप बाहर निकाल दो, थोड़ा क्वेश्चन का ना सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, आप आसानी से सोच सकते हो। इसको एग्जांपल से इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 है ना, तो इसको एज पर रिक्वायरमेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 बोल सकते हैं। अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 हुआ ना, तो इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ये माइनस 3 बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? आइए इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हमने क्वेश्चन में ये दे दिया, ध्यान देना सारे लोग, एवरीबॉडी जस्ट लिसन टू मी। ओके, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं कि इफ x lies between 0 to pi by 4 then find the value of greatest of sin x plus greatest of cos x plus greatest of tan x plus greatest of sec x। मतलब बहुत सारा ग्रेटेस्ट लग गया है, ध्यान देना है सबको, दिमाग नहीं खराब करना है आप लोगों को। लग रहा होगा बहुत गंदा सा, बट एक्चुअली है गंदा नहीं, बहुत आसान है। और वैसे ही मैं आपको क्लास में बता भी चुका हूं, याद करो कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको बहुत गंदा लगे ना तो उसके सामने डट के खड़े हो जाओ और बस फंडामेंटल दिमाग लगाने की कोशिश करो, बेसिक सोचने की कोशिश करो। और बेसिक सोचने की कोशिश करोगे तो गारंटी बन जाता है, याद होगा ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आप देखो तो हमारे पास दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ कॉस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ टेन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ सेक एक्स, कुछ ऐसा ही दिया हुआ है ना। अब तुम यहां से बताओ, ध्यान देना सारे लोग, ये पूरे का वैल्यू हमारे पास इंटीजर होगा। देखना कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए p मान लूं तो p का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो इंटीजर होगा इसका मतलब क्या है कि इस p को एज पर रिक्वायरमेंट ग्रेटेस्ट से बाहर कर सकते हो, या तुम ऐसा भी सोच सकते हो और आसान सा लॉजिक दे सकते हो कि सर ये ग्रेटेस्ट ऑफ सेक एक्स है। इस ग्रेटेस्ट को अगर मैं यहां से ध्यान देना, यहां से इसको इस टर्म को सोचना कि इस ग्रेटेस्ट को, ये तो हमारे पास एक इंटीजर होगा,
तो इंटीजर होगा तो ग्रेटेस्ट से बाहर हम लोग कर सकते हैं। तो किसी भी ग्रेटेस्ट का ग्रेटेस्ट क्या होगा? ग्रेटेस्ट ही होगा। आई मीन तो किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट अगर मैं बोल दूं तो क्या होगा? जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वही होगा। तो ये अगर बाहर निकलेगा तो हमारे पास ग्रेटेस्ट ऑफ सेक एक्स होगा, सॉरी ग्रेटेस्ट ऑफ सेक एक्स होगा। तो उसका वैल्यू क्या? ग्रेटेस्ट सेक एक्स। फिर उसी तरीके से हमारे पास ये बाहर निकलेगा तो ग्रेटेस्ट ऑफ टेन एक्स, उसी तरीके से ये बाहर निकलेगा तो ग्रेटेस्ट ऑफ कॉस एक्स, उसी तरीके से हमारे पास ये ओवरऑल बाहर निकल जाएगा। तो क्या क्या हमारे पास आ जाएगा बता सकते हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टेन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सेक एक्स। ध्यान देना बच्चे, आप एक एक करके बाहर निकालते चले जाओ, एक एक करके, तो हमारे पास ये 4 बन जाएगा। अब ये 4 बन जाएगा तो देख लो भैया एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से पाई बाय 4। तो 0 से पाई बाय 4 कहने का मतलब क्या होगा कि साइन का वैल्यू हमारे पास 0 से पाई बाय 4 के बीच में पुट करेंगे तो पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4 तक में पाई बाय 4 पुट करेंगे तो 1/√2। 0 से जस्ट बड़ा करेंगे तो 0 से जस्ट बड़ा मिलेगा। तो पक्की बात है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 होगा। उसी तरीके से हमारे पास देख लो cos x का वैल्यू, तो हमारे पास देखो अगर 0 पुट किया मैंने तब 1 मिलेगा, लेकिन मेरे को 0 से बड़ा चाहिए तो 0 से बड़ा हमारे पास पुट करेंगे तो इसका वैल्यू तो 1 से तो छोटा ही मिलेगा ना। और पाई बाय 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 1/√2 मिलेगा। मतलब 1/√2 से 1 के बीच में तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 होगा, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 होगा। लेकिन अगर sec x की बात करें तो sec x का वैल्यू जब भी लाई करेगा तो 1 से लेकर करके √2 के बीच में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रखा होगा, उसका रेंज और डोमेन ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर x का वैल्यू 0 से पाई बाय 4 के बीच में लाई करेगा तो ऐसे तो हम सोचो ना कि 0 पे हमारे पास sec का वैल्यू कितना 1, पाई बाय 4 पे sec का वैल्यू कितना √2, तो 1 से √2 के बीच में मतलब 1 से 1.414 के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होगा 1। तो इसका मतलब है पूरे का वैल्यू हमारे पास हो गया 1, इसके कारण क्योंकि इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? तो आइए नेक्स्ट प्रूविंग की बात करते हैं हम लोग। ध्यान देना सारे लोग, बढ़िया से समझना बच्चा। अब जरा सोचो नेक्स्ट प्रूविंग की अगर हम लोग बात करें तो मैं बोलूं प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R। अब बताओ यहां पे हमारे पास दो वेरिएबल से क्वेश्चन रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमने बता रखा था कि अगर एक वेरिएबल होगा तो हमारे पास देखना i प्लस 1 मानना, ग्रेटेस्ट के अंदर अगर एक वेरिएबल होगा तो i प्लस 1 मानेंगे, ग्रेटेस्ट के अंदर अगर 2 वेरिएबल होगा तो हम लोग i1 प्लस f1 i2 प्लस f2 3 में उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो मेरे पास 2 वेरिएबल है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि सॉल्यूशन में लेट x इक्वल टू i1 प्लस f1 एंड y इक्वल टू i2 प्लस f2, जहां पे f1 और f2 का जो वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखो तो क्या क्या हमारे पास जो वैल्यू दिया उस वैल्यू को एक्सप्रेशन में पुट करो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ i1 प्लस f1 प्लस i2 प्लस f2 ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ i1 प्लस f1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ i2 प्लस f2। तो यहां से हम लोग लेके चलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ i1 प्लस i2 प्लस f1 प्लस f2 ग्रेटर देन इक्वल टू इसका ग्रेटेस्ट i1 इसका ग्रेटेस्ट i2। अब जरा तुम बताओ कि हमारे पास f1 प्लस f2 का वैल्यू होगा क्या? तो f1 और f2 का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो f1 प्लस f2 का वैल्यू जब भी जाएगा तो 0 से 2 के बीच में जाएगा। तो 0 से 2 के बीच में जाएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 भी हो सकता है, ध्यान देना, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 भी हो सकता है। तो लोग ये बोलना क्यों चाह रहे हैं सर? बोलना इसलिए चाह रहा हूं मैं क्या बताओ i1 प्लस i2 तो इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट के बाहर कर सकते हो, इसके पहले वाले प्रॉपर्टी से। तो ये i1 प्लस i2 बाहर निकल गया और प्लस ये f1 प्लस f2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया और दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू i1 प्लस i2 हो गया। अब ये पूरे का वैल्यू तो f1 प्लस f2 के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तो इसलिए मैंने बोल रखा है कि f1 प्लस f2 का वैल्यू चूंकि हमारे पास 0 से 2 के बीच में जा रहा है ना, तो 0 से 1 के बीच में अगर f1 प्लस f2 हुआ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0, 1 से 2 के बीच में हुआ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1। इसका मतलब है सर इसको सॉल्व करने के लिए ना हम लोगों को 2 केस को सॉल्व करना पड़ेगा, 2 केस लेना पड़ेगा। तो आइए हमारे पास केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग कि f1 प्लस f2 का वैल्यू अगर हमारे पास 0 से 1 के बीच में हुआ तो पक्की बात है कि हमारे पास देखो तो क्या आ गया कि i1 प्लस i2 और f1 प्लस f2 का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 तो प्लस 0 होगा और 0 होगा तो जब भी i1 प्लस i2 जो होगा इसके बराबर होगा तो मैं बोलूंगा इक्वल टू i1 प्लस क्या i2 फर्स्ट। और अगर केस सेकंड की मैं बात कर लेता हूं
कि f1 प्लस f2 का वैल्यू अगर मैं 1 से 2 के बीच में रखूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा i1 प्लस i2 प्लस 1, तो पक्की बात है कि हमारे पास प्लस 1 होगा तो इससे बड़ा ही वैल्यू मिलेगा हमारे पास। तो दिस वन इज ग्रेटर देन i1 प्लस i2, ये हमारे पास बोल देंगे सेकेंड। तो बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान देना सारे लोग, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि i1 प्लस i2 का वैल्यू i1 प्लस i2 m से इक्वलिटी साइन भी होल्ड कर गया और हमारे पास इनइक्वालिटी भी होल्ड कर गया। तो बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। और मैं बता दूं कि ये दो के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ दो ही के लिए वैलिड नहीं है, अप टू n के लिए वैलिड है, अप टू n वेरिएबल्स के लिए वैलिड है। अप टू n वेरिएबल्स के लिए वैलिड कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ लें कि जैसे हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई को हमने बोल दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू कितना r, ठीक है। और हमने क्या बोल दिया कि n वेरिएबल्स के लिए वैलिड है। n वेरिएबल्स के लिए कहने का मतलब क्या हुआ कि x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x2 प्लस अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ xn। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना, फॉर ऑल x1 x2 हमारे पास बोल देंगे फॉर ऑल x1 x2 अप टू xn बिलोंग्स टू रियल नंबर, है कि नहीं है, क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब इसी को थोड़ा सा और हम लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। अलग अलग तरीके से कहने का मतलब इसको थोड़ा सा और हम लोग स्पेशलाइज्ड करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y को हम लोग ना दोनों को अलग अलग ग्रेटेस्ट के तरीके से हमने लिख दिया। तो बोले सर ये पॉसिबल कब होगा, तो हमने बता रखा था अभी फर्स्ट केस में ये पॉसिबल तभी होगा कि जब हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y का वैल्यू जो जाएगा वो 0 से 1 के बीच में जाएगा, तभी ये वैलिड हमारे पास है। मतलब सर हमारे पास दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू का समेशन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में जाएगा, तभी हम लोग इस दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इक्वल टू इक्वल टू नहीं, अब ग्रेटर देन की बात करते हैं, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, ये कब होगा, तो ये भी हमने बता रखा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y का वैल्यू हमारे पास होना चाहिए कितना से कितना बीच में 1 से 2 के बीच में। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y कहने का मतलब वही है f1 और f2 का वैल्यू जो भी हमने बता रखा था इसके पहले में, समझ में आ रहा है ना। तो ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि ये दोनों का समेशन का वैल्यू इसके बराबर हो सकता है, मतलब अलग अलग कर सकते हो बशर्ते कि ये कंडीशन हो। अगर हमारे पास ये दोनों का समेशन का वैल्यू अलग अलग करते हो ग्रेटर देन की बात करते हो तो हमारे पास ये कंडीशन होगा तभी फुलफिल करेगा। ध्यान दे रहे सब लोग, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। तो आइए इसी को हम लोग प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका सीखते हैं। ये प्रॉपर्टी पढ़ने से, मैं फिर बोल रहा हूं प्रॉपर्टी पढ़ने से फायदा तभी है बच्चों जब उसका यूज करने का तरीका क्वेश्चन में सीखोगे। क्योंकि अगर यूज करने का तरीका अगर आपने सीखा नहीं ना तो कोई भी चीज को सीखना आपके पास बेकार है। मैं बता दे रहा हूं आपको, किसी भी चीज को पढ़ो तो उसको यूज करने का जरूर तरीका सीखो। उस पर बेस्ट क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, उस पर बेस्ट क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं है। उसको प्रॉब्लम में कैसे यूज करेंगे सर, प्रॉपर्टी तभी हमारे पास काम आएगा, याद तभी रह पाएगा, याद तभी रखेंगे हम लोग जब उसका यूज करने का तरीका सीखेंगे कि उससे आईआईटी में क्वेश्चन कैसा बनेगा, उससे एक्चुअली क्वेश्चन बनेगा कैसे, कैसे क्वेश्चन में उसको यूज करूंगा मैं, इस बात को आपको अच्छे से समझना है। और मैं बार बार बोल रहा हूं चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो। ओके, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, हमने बता रखा है कि इसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे, इस बात को आपको समझना है। मैं बार बार बोल रहा हूं प्रॉपर्टी तभी फायदेमंद है जब प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका सीखोगे। जैसे सपोज करो कि उसको प्रॉब्लम में अगर यूज करने का तरीका सीखना चाहूं तो उसमें बेसिकली कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व द फॉलोइंग करना है मेरे को ध्यान देना है। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको पता है कि ये हमारे पास रिजल्ट जो है x और y के सारे वैल्यू के लिए सही होगा। तो आप बताओ क्या ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो बढ़िया से बच्चे, ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो मैं बोलूंगा ये x के किस वैल्यू के लिए सही होगा, तो मैं बोलूंगा इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दिस इज द फाइनल आंसर। बिकॉज ये सर अपने प्रॉपर्टी को ही दे रखा है सॉल्व करने के लिए, इसमें दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। मेरी बात को समझने की कोशिश करो आप, ये हमने ना प्रॉपर्टी भी दे रखा है, तो प्रॉपर्टी को दे रखा है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी x का वैल्यू पुट करो ना, देखो ना LHS हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू RHS आ ही जाएगा।
क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। उसी तरीके से बताओ तो हमारे पास ये, ध्यान देना, पहले बताओ ये इसको फॉलो कर रहा है? बोले बिल्कुल नहीं कर रहा सर, ये इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। कैसे अगेंस्ट है समझ में आ रहा है? कि दोनों का समेशन का ग्रेटेस्ट हमारे पास लेस देन बोला गया है, जबकि होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये इसके अगेंस्ट चल रहा है, तो यहां से बोलेंगे x बिलोंग्स टू क्या 5, देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस इनइक्वेशन इज ट्रू। इज इट क्लियर आउट? एनीवे क्यों ऐसा हो रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट चल रहा है, तो x से किसी वैल्यू के लिए सही नहीं होगा। वैसे भी जरा तुम चेक कर सकते हो, x का कोई वैल्यू पुट करो, देखो कि हमारे पास LHS का वैल्यू कभी भी लेस देन RHS नहीं आएगा। अब जब ध्यान देना, इसकी मैं बात कर लेता हूं, तो हमारे पास पहले बताओ ये इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, देखो अच्छे से बच्चे कर रहा है ना फॉलो, तो मैं इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो यहां से मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू R, लेकिन ये बोलोगे तो गलत हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर सिग्नम का डोमेन तो x बिलोंग्स टू R होगा, लेकिन लॉग क्या x के सारे वैल्यू के लिए डिफाइन होगा क्या? नहीं ना, ये डिफाइन तभी होगा जब x का वैल्यू x माइनस 2 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 ही सॉल्यूशन में होगा, क्योंकि 2 से लेस, ध्यान देना, 2 से लेस की वैल्यू की बात करोगे तो हमारे पास लॉग डिफाइंड नहीं होगा। लॉग को डिफाइन होने के लिए आर्गुमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। आर्गुमेंट का वैल्यू x माइनस 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन 2, दिस इज द फाइनल आंसर होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन बनेंगे, आप बड़े आराम से कर सकते हो। हमने जो प्रूफ बता दिया है आपको, प्रूफ बता दिया है आपको, और किसी भी प्रूफ एक क्वेश्चन आप लिख सकते हो, उसको आप घर पे प्रूफ कर लेना। लिख लो पहले बच्चों कि प्रूफ दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस greatest integer of y plus greatest integer of x plus y for all x y belongs to R। सबके लिए प्रूफ करना है, ठीक है? आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। यहाँ पे भी हमारे पास दो वेरिएबल है, तो I1 प्लस F1 और I2 प्लस F2 का हेल्प लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन में प्रूफ करने का तरीका बताया था। आइए हम लोग कुछ और प्रूविंग की बात कर लेते हैं। ध्यान देना बच्चों, जैसे अगर मैं बोल दूं आपको प्रूफ दैट greatest integer of x by 2 plus greatest integer of x plus 1 by 2 that is equal to greatest integer of x for all x। for all x दो भी या ना भी दो तो मान के चलेंगे x के सारे वैल्यू के लिए प्रूफ करना है कि नहीं? तो अब ध्यान देना यहाँ पे कि x में हमारे पास टोटल, अब इम्प्रूविंग में देख रहे हो ना कि इसमें एक ही वेरिएबल है x, तो x का वैल्यू हम लोग क्या लेके चलेंगे i प्लस f। तो लेकिन यहाँ पे एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। i प्लस एफ करोगे ना तो i प्लस एफ बाई 2 हमारे पास क्या होगा पहले बताओ? i बाई 2 प्लस एफ बाई 2, तो i बाई 2 जो हमारे पास होगा, क्या कोई जरूरी है कि i बाई 2 हमारे पास इंटीजर होगा? इतना पक्का है कि f बाई 2 का वैल्यू जो भी होगा वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि f का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो f बाई 2 यही बोलेंगे ना कि सर 0 से हमारे पास 0.5 के बीच में होगा। बट i बाई 2 हमारे पास इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा, ये कहना मुश्किल है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि i बाई 2 को अब ग्रेटेस्ट से बाहर निकालना हमारे लिए मजबूरी बन रही है, और ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि i बाई 2 हमारे पास फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, तो वहां पे चक्कर में पड़ जाएंगे अगर x का वैल्यू i प्लस एफ मानकर चलेंगे। तो यहां पर लेके कैसे चले? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x जो हमारे पास होगा या तो 2 का मल्टीपल होगा या फिर 2 का मल्टीपल नहीं होगा, या फिर देखो ना x प्लस 1 का वैल्यू है तो 2 का मल्टीपल होगा या तो 2 का मल्टीपल नहीं होगा। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करेंगे, x का वैल्यू एक बार लेते हैं 2 का मल्टीपल और एक बार x का वैल्यू 2 का मल्टीपल नहीं होगा। मतलब कि अगर 2 का मल्टीपल होगा तो मैं कुछ ऐसा बोल दूं, लेट x इक्वल टू 2m, जहां पर m बिलोंग्स टू इंटीजर। अब 2 के मल्टीप्लिसिटी में हम लोग x का वैल्यू 2m प्लस f भी ले सकते हैं, बिकॉज क्योंकि 2m प्लस f हमारे पास का ग्रेटेस्ट का वैल्यू हो जाएगा 2m। समझ में आ रहा है? तो 2 के मल्टीपल में हमारे पास ये दो केस बनेंगे, और 2 का मल्टीपल नहीं होगा तो x का वैल्यू हमारे पास 2m प्लस 1, और एक केस हमारे पास उसी तरीके से 2m प्लस 1 प्लस f बनेगा। इसका मतलब इस चारों केस के लिए हम लोगों को LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं एक दो केस कर दे रहा हूं, जो आपके पास गंदा गंदा सा लगेगा, आपके पास एक मैं ये कर देता हूं और एक मैं ये कर देता हूं, बाकी दो केसेस को आप घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है? क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं कि मेनली हम लोगों को प्रॉपर्टी जानने से कोई फायदा नहीं है, प्रॉपर्टी को यूज कैसे करेंगे उस बात को जानना है। बट फिर भी प्रूविंग एक दो मैं इसलिए बता दे रहा हूं
ताकि आपको ये फील ना हो कि सर ने सिर्फ प्रॉपर्टी बताया है, प्रूविंग नहीं बताया है। राइट नाउ चलिए मैं दो केस को हम लोग दो केस को लेके चल देते हैं। इस दो केस को अगर हम लोग प्रूफ कर दे दो केस के हेल्प से, अगर मैं दिखा दूं LHS इक्वल टू RHS, तो बाकी दो केसेस को आप तो बड़े आराम से कर सकते हो, जैसे मैं अभी अभी प्रोसेस बताऊंगा। ओके ध्यान दीजिएगा। देखिए केस फर्स्ट की मैं बात कर लेता हूं। लेट x इक्वल टू 2m। LHS में देखो तो जरा हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 बाई 2। x का वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, 2m बाई 2 प्लस 2m प्लस 1 बाई 2। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m आ गया, और इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं ना, तो m प्लस 1 बाई 2 का ग्रेटेस्ट। तो आप बताओ m तो हमारे पास इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन का ग्रेटेस्ट हमारे पास इंटीजर होगा, तो ये हमारे पास हो गया m और ये भी हो गया m, तो बोले तो हमारे पास कितना 2m। चलो बताओ RHS की मैं बात करता हूं। देखना RHS में, तो RHS में हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू पुट कर दो 2m, और 2m का ग्रेटेस्ट का वैल्यू कितना हमारे पास 2m। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ध्यान दे रहे हैं ना। एक केस को मैं और प्रूफ कर देता हूं, ध्यान देना। अगर केस सेकेंड की मैं बात कर देता हूं, लेट x इक्वल टू 2m प्लस 1 प्लस f। बस कुछ करना नहीं, पुट करो और उसको सिंप्लीफाई करो। आप देखो तुम्हारे पास LHS की मैं बात कर लू तो x बाई 2, तो 2m प्लस 1 प्लस f बाई 2 प्लस यहां पे हम लोग बोलेंगे 2m प्लस 1 प्लस f प्लस 1 बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, m प्लस f बाई 2 प्लस 1 बाई 2 का ग्रेटेस्ट प्लस 2m बाई 2 m 1 प्लस 1 2 बाई 2, बोले तो 1 प्लस f बाई 2। अब जरा तुम बताना, ध्यान देना, m तो हमारे पास इंटीजर है, f बाई 2 का वैल्यू जब भी होगा तो हमारे पास ध्यान देना 0 से 0.5 के बीच में होगा, 0.5 नहीं होगा, क्योंकि f का वैल्यू 1 तक नहीं जा रहा है, 1 से कम ही हो रहा है। तो पक्की बात है f बाई 2 का वैल्यू भी हमारे पास 0.5 से कम होगा, तो 0.5 से कम और प्लस 1 बाई 2 जब भी होगा तो 1 से तो कम ही होगा ना, मतलब फ्रैक्शन ही होगा ना। तो इसका पूरे का ग्रेटेस्ट का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m। समझ में आ रहा है ना, ध्यान देना ना, या फिर आप यूं बोलो m प्लस, उसी तरीके से बताओ m प्लस 1 इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन का ग्रेटेस्ट हमारे पास कितना हो गया, m प्लस 1, बोले तो 2m प्लस 1। अब देखो तो हमारे पास RHS की अगर मैं बात कर लूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2m प्लस 1 प्लस f, तो 2m प्लस 1 प्लस f का ग्रेटेस्ट कितना हो गया, 2m प्लस 1। तो ध्यान से देख रहे हो ना कि LHS इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, RHS। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी दो केसेस को आप घर पे प्रूफ कर लोगे। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। तो आइए इसको प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका हम लोग समझते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं सर, इसका यूज करने का तरीका क्या है। देखो एक्चुअली मैं ना प्रॉपर्टी को एज ए प्रॉपर्टी के फॉर्म में मैं नहीं बता रहा हूं, मैं प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में ही बता दे रहा हूं, एज ए क्वेश्चन बता दे रहा हूं। ध्यान देना कि प्रूव दिस वन इक्वल टू दिस वन, ये अलग बात है, वो अपने आप में एक आइडेंटिटी भी हो गया। आइडेंटिटी हो गया कहने का मतलब क्या हुआ कि उसको प्रॉब्लम में यूज भी कर सकते हो आप। जैसे हमने अभी बताया आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के सारे वैल्यू के लिए इसको लिख सकते हैं। मतलब अगर सिचुएशन ऐसा हुआ जिसके दोनों के बदले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से रिप्लेस कर सकते हैं, है कि नहीं। इसको क्वेश्चन के तौर से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन में बोल दिया कि सॉल्व सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, ध्यान देना, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस log 2 माइनस 6। मेरे को सॉल्व करना है, ध्यान देना मेरी बात को, समझने की कोशिश करो, या मैं बोल देता हूं x माइनस 2, x का वैल्यू निकालना है मेरे को। बड़े आराम से हम लोग सॉल्यूशन में बोल सकते हैं। देखो लग बहुत गंदा होगा कि सब सिग्नल भी लगा दिया, ग्रेटेस्ट भी लगा दिया, लॉग भी लगा दिया, बड़ा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। कोई तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ेगा, मैंने बता रखा है सिग्नल में जहां पे सिग्नल हो तो पहले सिग्नल को हटाओ। तो सिग्नल को हटाने के लिए देखना हमारे पास ये अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है, क्यों, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो उस पूरे क्वाड्रेटिक को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, और सिग्नल पॉजिटिव का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस, ध्यान देना कितना आ गया हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस log x माइनस 2।
और अभी हम लोग बोल सकते हैं, कभी हम लोग पढ़े हैं कि इसका वैल्यू, दोनों का समेशन का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस टू, ये और ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास। तो यहां से बोल सकते हैं ना कि log x माइनस टू इक्वल टू कितना 1। तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो x माइनस टू का वैल्यू कितना हो गया, लॉग का क्वेश्चन है, बेस हमारे पास मेंशन नहीं है, कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो बेस हम लोग मान के चलेंगे e। वैसे भी ध्यान देना कि आईआईटी में दिया जाएगा लॉग का बेस, जो अगर लॉग का बेस दिया हुआ नहीं डायरेक्टली क्वेश्चन में ना, तो क्वेश्चन में आगे प्रोवाइड करेगा कि लॉग का बेस e ले या फिर बेस 10 ले। बट ये जान लेंगे कैलकुलस में अगर लॉग का बेस मेंशन नहीं है तो बेस हम लोग e ही लेकर चलते हैं। तो हमारे पास e हमारे पास लेके चले तो e टू दी पावर कितना हो जाएगा आप बताओ 1। तो यहां से हमारे पास x का वैल्यू बोल सकते हैं ना 2 प्लस e। देखना ना, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना, बड़े आराम से हम लोग यूज कर रहे हैं ना प्रॉपर्टी को। तो आइए इसी पे प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसी प्रॉपर्टी को। अगर हमने आपके पास प्रूफ करने के लिए ये दे दिया होता, प्रूफ दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 बाई 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 बाई 3 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब बताओ, जैसे हम लोग इसको प्रूफ किए वैसे ही हम लोग इसको भी प्रूफ करेंगे हम लोग। मतलब कि यहां से हमारे पास x का वैल्यू जो लेंगे हमारे पास या तो 3 का मल्टीपल होगा या तो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो 3 का मल्टीपल में क्या क्या चला जाएगा कि 3m, जहां पर m बिलोंग्स टू इंटीजर, या फिर 3m प्लस f भी होगा 3 का मल्टीपल, क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 3m हो जाएगा। तो 3 का मल्टीपल में 2 केस गया, 3m और एक 3m प्लस f। अगर 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो 3m प्लस 1, तो बोलोगे 3m प्लस 1 प्लस f भी होगा। फिर किसी ने बोलेगा 3m प्लस 2 भी होगा सर, 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो बोलेगा 3m प्लस 2 हुआ तो 3m प्लस 2 प्लस f भी होगा। इसका मतलब है हमारे पास कितने केसेस को डिस्कस करना पड़ा, 3m प्लस 1, 3m प्लस 2 3, और एक हमारे पास f को ऐड करते हुए कि हमारे पास 3m प्लस f, 3m प्लस 1 प्लस f, 3m प्लस 2 प्लस f, मतलब 6 केसेस के लिए मेरे को दिखाना पड़ेगा LHS इक्वल टू RHS। आप लोग घर पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो दोनों में एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है, याद करने का तरीका कि हमारे पास देखो डिनोमिनेटर में x से स्टार्ट किया x बाई 2 है ना, x बाई 2 है तो हमारे पास ये समीशन नोमिनेटर में x प्लस 1 हुआ, मतलब इससे एक कम जा रहा है। मेरी बात को ध्यान देना कि अगर डिनोमिनेटर में 2 हुआ ना तो हमारे पास इससे एक कम गया, मतलब कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 हुआ ना तो 3 हुआ तो ऊपर में ना हमारे पास नीचे वाले से एक कम तक जाएगा, मतलब x बाई 3 प्लस x प्लस 1 बाई 3 प्लस x प्लस 2 बाई 3, ये पूरे का वैल्यू हमारे पास कितना बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई n के वैल्यू की बात करेंगे हमारे पास। देखना नीचे n हुआ तो हम लोग n माइनस 1 तक लेके चलते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 बाई n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 बाई n प्लस अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n माइनस 1 बाई n, एंड दैट इज इक्वल टू क्या बोल देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या, x। ध्यान दे रहे हैं ना। अब बोलो सर यहां पे हमारे पास प्रूफ करना हो तो बड़े आराम से जैसे इसको प्रूफ किया, जैसे इसको प्रूफ किया वैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं, है कि नहीं। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी होने का मतलब यही हुआ ना, जरा बढ़िया से समझने की कोशिश करना सारे लोग। आइडेंटिटी होने का मतलब यही हुआ ना हमारे पास कि सर अगर x को किसी भी टर्म से रिप्लेस करते हैं तो LHS में रिप्लेस करोगे तो RHS में रिप्लेस होगा। मतलब कि अगर मैं बोलूं, ध्यान देना कि x को रिप्लेस कर देते हैं nx से, देखो हमारे पास क्या फायदा हुआ, nx से रिप्लेस करेंगे ना तो n से n कैंसिल होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा। nx से रिप्लेस करेंगे, अलग अलग कर देंगे ना तो x प्लस 1 बाई n हो जाएगा, ये x प्लस 2 बाई n हो जाएगा, ये हमारे पास अप टू x प्लस n माइनस 1 बाई n हो जाएगा। x को रिप्लेस कर रहे हैं nx से तो ये nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। याद करो हमने ये प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर के वेरी फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, जो हमारे पास सीरीज बेस्ड क्वेश्चन बताया था उसमें शॉर्टकट दिया था और हमने बोला था कि उस शॉर्टकट को हम लोग आगे प्रूफ भी करेंगे। आपके पास प्रूफ भी हो गया, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड जो भी प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन है ना उस पर दिमाग ज्यादा खराब मत करना, क्योंकि आईआईटी में आपके पास प्रूफ नहीं आएगा। हाँ पक्की बात है, उसको यूज करने का तरीका जरूर आएगा कि अगर एज ए आइडेंटिटी हम लोग यूज करना चाहें तो कैसे यूज करेंगे, तो वो तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों कि टीचर कैसे पढ़ाता है बच्चों को।
यूज करने का तरीका बच्चों को बताता है कि नहीं, क्योंकि बुक में किसी भी टॉपिक का यूज करने का तरीका पढ़ाया नहीं जाता है, उसमें बस उस पर एग्जाम्पल्स होते हैं। ये टीचर का ही काम है कि किसी भी चीज को पढ़ाते हो तो उसको यूज कैसे करें, बच्चों के सामने उस बात को इंट्रोड्यूस करवाए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान में रखना कि किसी भी चीज को पढ़ना है तो यूज करने का तरीका उसका जरूर सीखना है। नहीं सीखते हैं, बेकार है आपके पास पढ़ना वो चीज। एनीवे, आइए फिर एक छोटा सा क्वेश्चन इसलिए मैं देता हूं, ध्यान देना सारे लोग। अब सब लोग इस क्वेश्चन को बना दोगे। देखना कि जैसे अगर हमने आपके पास बोल दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 बाई 4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 बाई 4, याद आ रहा है ना, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 बाई 4। बढ़िया से समझना, क्या प्लस x माइनस 1 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सॉल्व इट। कुछ याद आया कि नहीं याद आया कि सर ये पूरे का ना वैल्यू हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना 1। कितना आसान हो गया। अब जब सोचोगे वो प्रॉपर्टी नहीं जाती तो कितना टेंशन होता है इस क्वेश्चन को बनाने में। समझ में आ रहा है? तो प्रॉपर्टी जानने से फायदा तभी है जब उसको यूज करने का तरीका समझेंगे, राइट ना। कुछ आइए प्रॉपर्टीज और बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड। ध्यान देना, प्रॉपर्टी एज वेल एज मैं क्वेश्चन के तरीके से प्रॉपर्टी को बता देता हूं कि आपको प्रॉपर्टी याद नहीं रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रॉपर्टी कितना याद रखोगे आप, पॉसिबल नहीं है वो। अगर आपका आईक्यू लेवल काफी अच्छा भी है, आई मीन प्रॉपर्टी रट्टा भी मारते हो तो याद भी रख लोगे, तो बेकार इस सेंस में है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो इस बात की गारंटी है प्रॉपर्टी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आइए एज ए क्वेश्चन ही हम लोग समझते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। जैसे आप एक बात बताओ, अगर हमने बोल दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 2, मेरे को x का वैल्यू चाहिए, तो लोग बड़ा आसान है सर, ये ग्रेटेस्ट का वैल्यू 2 होने का मतलब क्या हुआ। देख लो, ग्रेटेस्ट का वैल्यू 2 होने का मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन तो ला ही सकते हो, क्या नंबर लाइन से सबसे आसान सा तरीका कि 2 मेरे को लेना है तो 2 प्लॉट कर दो, 1 प्लॉट कर दो और 3 प्लॉट कर दो। अब मतलब जैसे ही जो भी हमारे पास यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ ना, उस इंटीजर के नियर अबाउट में इंटीजर भी प्लॉट कर दो। अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन लो कि ग्रेटेस्ट का वैल्यू 2 होने का मतलब क्या होगा, x का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ 2 से 3 के बीच में, 3 पे ओपन और 2 पे क्लोज। तो भाई आई मीन टू से कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लाइज बिटवीन 2 टू क्या 3। आई बात समझ में कि नहीं। अब बोल सर ये प्रॉपर्टी के फॉर्म में कैसे डेवलप करेगा, बिल्कुल डेवलप करेगा। जैसे अगर हमने बोल दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू i, देन x का वैल्यू, तो इसी तरीके से मैं आगे बढ़ा सकता हूं कि i से लेकर करके x का वैल्यू i प्लस 1 के बीच में होगा, ये प्रॉपर्टी होगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। मतलब कि ग्रेटेस्ट को आपको हटाना है, तो ग्रेटेस्ट को हटाना है तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। अगर ध्यान रहे तो ठीक, नहीं ध्यान रहे तो नंबर लाइन पे शो कर देना। अब लोग यूज कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आसान से यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 2, देन मेरे को x का वैल्यू चाहिए, तो आप बताओ सॉल्यूशन में हम लोग कर सकते हैं ना सर जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस वन इक्वल टू 2, इस प्रॉपर्टी को बड़े आराम से यूज करो। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का वैल्यू जब भी लाई करेगा तो 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। अब बड़े आराम से बेसिक मैथमेटिक्स का फंडा लगाते हुए इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। आई बात समझ में ना। ओके, अब ग्रेटेस्ट का वैल्यू को हमने इंटीजर से इक्वेट कर दिया। अब ऐसा करते हैं कि ग्रेटेस्ट के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 2 नहीं, लेस देन 2 की बात करते हैं, और मैं बोलता हूं इसको सॉल्व करो। ध्यान देना मेरी बात को। तो सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, आप बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 2, तो सॉल्व करने का सबसे आसान सा तरीका यही है कि नंबर लाइन प्लॉट कर दो। 2 है ना, तो 2 के नियर अबाउट में इंटीजर प्लॉट कर दो और ऑब्जर्व करो कि मेरे को ग्रेटेस्ट का वैल्यू 2 से लेस लेना है। तो ग्रेटेस्ट का वैल्यू 2 से लेस होने का मतलब यही हुआ ना कि x का वैल्यू भी मुझे लगता है 2 से लेस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 से लेस लोगे तभी उसका ग्रेटेस्ट का वैल्यू अगर आई मीन टू से कि अगर x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में लोगे तो ग्रेटेस्ट का वैल्यू 1 हो जाएगा, जो इस सिस्टम को फॉलो करेगा। तो यहां से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट का वैल्यू 2 से छोटा लेना है तो x का वैल्यू भी 2 से छोटा ले लें।
तो इसका भी डायरेक्टली आंसर हम लोग बोल सकते हैं एक्स इज लेस देन कितना 2। तो इसको एज ए प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी लर्न कर सकते हो क्या कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन आई हुआ ना देन एक्स का वैल्यू हमारे पास भी लेस देन कितना होगा आई। बच्चों ध्यान देना, समझ में आ रहा है ना सबको, क्लियर है ना। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो ऐसे इस तरीके से। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं प्रॉपर्टी वगैरह दिमाग मत लगाना, याद करने पे समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। जैसे सपोज करो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा दे दिया, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इज लेस देन 1। तो बड़े आराम से यहां पर से कर सकते हैं प्रॉपर्टी के तरीके से। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू भी लेस देन 1 होगा, अभी जो हमने बता रखा था। तो हमारे पास बताओ एक्स स्क्वायर इज लेस देन कितना 3। बेसिक फंडा लगाओ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन रूट 3। आई मीन टू से माइनस रूट 3 से एक्स का वैल्यू प्लस रूट 3 के बीच में। मैं फिर बोल रहा हूं हमारे पास देखो प्रॉपर्टी को समझना कैसे यूज कर रहे हैं, रटना नहीं है। ओके, नेक्स्ट में हम लोग थर्ड में बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी में कि अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन ना हो करके मैं बोल देता हूं ग्रेटर देन आई हो जाए, देन एक्स का वैल्यू क्या होगा। कुछ ऐसा समझ लेते हैं, आई टर्म लेकर के पहले ले लेते हैं 2 ही, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो फिर मैं बोलूंगा सर इसको नंबर लाइन पे पहले प्लॉट कर दो, एक्स का वैल्यू 2 हमारे पास 2 से बड़ा लेना है ग्रेटेस्ट का वैल्यू, तो 2 के नियर अबाउट में ना इंटीजर प्लॉट कर दो। अब यहां से ऑब्जर्व करो कि ग्रेटेस्ट का वैल्यू मेरे को 2 से बड़ा चाहिए, तो जरा सोचोगे एक्स का वैल्यू 2.5 मिलोगे तो उसका ग्रेटेस्ट का वैल्यू 2 हो जाएगा, जो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा। तो ग्रेटेस्ट का वैल्यू को 2 से बड़ा होने के लिए पक्की बात है एक्स का वैल्यू स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा 3 से। तो यहां से डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 3। तो इसको एज ए प्रॉपर्टी के फॉर्म में ले लेते हैं। प्रॉपर्टी के फॉर्म में क्या लेते हैं कि हमारे पास कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन ग्रेटर देन आई हुआ ना देन हमारे पास मैं बोल दूंगा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई प्लस कितना 1। समझ में आ रहा है बात को, समझने की कोशिश कर रहा है ना, क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं तो इसी तरीके से ना आप इसमें दिमाग लगाना, ध्यान देना कि प्रॉपर्टी पे ज्यादा आपके पास दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं, ठीक है। आप सीधी सीधी बात है, जब भी किसी का ग्रेटेस्ट निकालना हो तो आप ना नंबर लाइन प्लॉट कर देना और देखना ग्रेटेस्ट का वैल्यू किससे बड़ा या किससे छोटा चाहिए, उस पॉइंट के नियर अबाउट में इंटीजर प्लॉट कर देना और उसके तरीके से आप फिर ऑब्जर्व कर लेना। जैसे सपोज करो फिर एक हमने एक छोटा सा क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया कि सॉल्व, बिल्कुल आसान सा, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5 सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे आसान सा तरीका कि अंदर वाले को t मान लो, सोचना आसान हो जाएगा थोड़ा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5। सबसे पहली बात तो ग्रेटेस्ट का वैल्यू फ्रैक्शन के बराबर तो कभी नहीं होगा, ग्रेटेस्ट का वैल्यू जब भी होगा तो इंटीजर होगा। मतलब ग्रेटेस्ट का वैल्यू 1.5 के बराबर से मेरे को मतलब नहीं है, 1.5 से के बराबर से मतलब नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t का वैल्यू इक्वल टू 1.5 होता तो मैं बोलता ये पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि उसका वैल्यू एक का वैल्यू इंटीजर एक का वैल्यू फ्रैक्शन, जो पॉसिबल ही नहीं है सर। तो इस क्वेश्चन का मतलब सिर्फ ग्रेटर देन से है, तो हमने क्या बोल रखा है कि 1.5 को प्लॉट करो, उसके नियर अबाउट में इंटीजर प्लॉट कर दो। अब बताओ ग्रेटेस्ट का वैल्यू मेरे को 1.5 से बड़ा चाहिए। अब अगर तुम सोचो तो हमारे पास t का वैल्यू कहां से स्टार्ट करें, अगर इससे थोड़ा भी बड़ा करेंगे तो ग्रेटेस्ट का वैल्यू हो जाएगा 1, जबकि मेरे को 1.5 से बड़ा चाहिए। तो 1.5 से बड़ा होने का तभी मतलब है जब हमारे पास t का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा ले लो। समझ में आ रहा है। तो यहां से मैं बोल दूंगा t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तब t का वैल्यू पुट कर दो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है। बेसिक मैथमेटिक्स का फंडा लगा दो आप। क्या हमारे पास तो x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू माइनस 2, आई मीन x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x लेस देन इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है ना बच्चों, कोई डाउट नहीं है बच्चों। तो चलिए आइए हम लोग लेके चलते हैं इस पे प्रॉपर्टी कुछ लिखवा देता हूं कॉपी की शोभा को बढ़ाने के लिए। कॉपी की बस शोभा बढ़ाना, उस पर ज्यादा दिमाग खराब मत करना। और प्रूफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका बस वही होगा कि एक बार x का वैल्यू इंटीजर ले लेना, एक बार x का वैल्यू फ्रैक्शन ले लेना और देखना LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं। ओके ओके बच्चों, कुछ प्रॉपर्टी आप लोग लिख लो, कॉपी कर लो, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, दिमाग मत खराब करना प्रॉपर्टीज पे, कोई फायदा नहीं है।
बस हाँ, सेटिस्फैक्टरी लेवल के लिए आप करना क्या, जो हमने प्रूविंग का तरीका बता रखा है। अगर एक वेरिएबल होगा तो आई प्लस एक से रिप्लेस कर देना, एलएचएस और आरएचएस में पुट कर देना, देखना आपके पास प्रूफ हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होगा तो आई वन प्लस एफ वन, आई टू प्लस एफ टू, उसी तरीके से आप आगे बढ़ जाना, ठीक है। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, इट इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट, प्रॉपर्टी पे दिमाग मत लगाना आप लोग। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, थैंक यू।